हम देखते हैं इकाई 12 एक नई शुरुआत। उसके लेखक हैं जाकिर अली रजनीश। उसका जन्म है सन 1975 ईस्वी। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य हैं। गिलिनी समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थानों पर भेजने के अत्याधुनिक टेक्निक द्वारा और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। अब हम देखते हैं प्रोफेसर रामिश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 घंटों में विभक्त था। यंत्रों का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में प्रस्थापित किया गया। प्रोफेसर रामिश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार के आभा में दमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिश ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिलों के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गई और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना आरंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल में बीच सहसा उनके दिमाग में वह घटना पहुंच गई जब वह प्रोफेसर रामिश से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामिश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामिश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहता हूँ कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती हैं अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संतुष्टि थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखें में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? प्रोफेसर रामिश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं, भेजा जा सकता। कहते हुए प्रोफेसर रामिश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर उसे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो
बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उनका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर कामों में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उनके मूल तत्वों से विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्वों को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती हैं वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों में जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौन था और वह बोले बिना रह न सका। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान से अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उनके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे, जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा। वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। और तभी अचानक माधवन की निद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का-बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि
तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर चल पड़ा। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर में के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रतिक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत किया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींस लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाह में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लेटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामेश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक ओर थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के संडाग मारने पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुँची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होने भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। प्रक्षेपण यानी फेंकना, ऊपर से मिलाना।
दमक, चमक, प्रभा, छोर, सिरा, सीमा, किनारा, कलपुर्जा यानी मशीन के पुर्जे, जटिल, पेचीदा या कठिन, सिफारिश, संस्तुति, खुशामद, आणविक, अणु संबंधी, जुगिया, मलिन या गंदी बस्ती। अब हम देखते हैं मुहावरे। दम साधे बैठना, चिंता के साथ प्रतीक्षा करना, बाहों में विष लेना, आलिंगन देना, हाथ पैर फूल जाना, घबरा जाना, हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, दिमाग में विचार कौंधना, अचानक विचार आना, दो चार होना, रूबरू होना, सामना होना। थैंक यू।